Good afternoon students, this is your PK sir, chemistry sir, welcoming you to the next lecture, that is second lecture of class 11 NCERT chemistry और चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एटम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसके बाद में हमने डाल्टन का एटॉमिक थियरी डिस्कस किया था और उसके लास्ट में हमने CRT कैथोड रे ट्यूब की बात की थी। ठीक है, CRT के अंदर हमने कैथोड रेज होती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है 2.1.2 दैट इज़ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज का मतलब E का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, M का मतलब यहाँ पर मास है, किसका? इलेक्ट्रॉन का, ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, अब देखिए क्या होता है चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया गया, उसको कैसे कैलकुलेट किया गया। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मीन्स हमने एक एक्टिविटी देखी थी और उससे जो कैथोड रे ट्यूब का जो स्ट्रक्चर था उसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, ये कैथोड था और इसके यहाँ पर क्या था, एक एनोड था और उस एनोड को हमने क्या किया था, परफोरेटेड कर दिया था। परफोरेटेड का मीनिंग क्या होता है कि उसके अंदर हमने बहुत सारे होल्स बना दिए थे, बहुत सारे होल्स बना दिए थे। तो यहाँ से क्या था, आपने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन्स का एक बीम का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद में देखिए क्या करते हैं साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इसके ऊपर ये वाला जो एरिया है उस एरिया के बाहर की तरफ यहाँ पर एक राउंड शेप में, एक सर्कुलर शेप में एक डिस्क लगा दिया और उस डिस्क के ऊपर क्या था, एक जिंक सल्फाइड का कोटिंग था, जिंक सल्फाइड का कोटिंग। और ये जो जिंक सल्फाइड का कोटिंग होता है ये क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर टाइप का कोई पार्टिकल जब इसके ऊपर हिट करता है तो ये जो पार्टिकल है ये क्या करता है, इसके ऊपर एक ब्राइट स्पॉट जनरेट करता है, एक ब्राइट स्पॉट जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 पोजीशंस ली है, पहली पोजीशन A है, सेकंड पोजीशन B है, थर्ड पोजीशन C है। ठीक है, इनका क्या मीनिंग है, इनका क्या मतलब है, वो सब अभी हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर क्या किया उन्होंने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ठीक है, ये जो एरिया है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और इसके अलावा यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए इन्होंने मैग्नेट्स का यूज़ किया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए उन्होंने मैग्नेट्स का यूज़ किया। ठीक है, N और S सभी को पता है, ऑल ऑफ यू नो अबाउट N एंड S। N क्या है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड S क्या है, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो ये एक अरेंजमेंट किया इन्होंने और इसकी हेल्प से इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और इधर इसकी हेल्प से इन्होंने प्लस और माइनस की फॉर्म में अरेंज किया। ठीक है, तो जब इस इस कैथोड रे के ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो इस A पॉइंट की तरफ जाके हिट करते हैं, इस A पॉइंट की तरफ हिट करते हैं। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने किया था, J.J. थॉम्सन ने। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाई J.J. थॉम्सन। ठीक है, और J.J. थॉम्सन ने ये एक्सपेरिमेंट कब किया था, 1897 AD में, 1897 AD में, यानी कि जो 19th सेंचुरी है उसके लास्ट में। ठीक है, ब्रिटिश फिजिसिस्ट था और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज बाई मास रेशियो होता है, उसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है, J.J. थॉम्सन को ही दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो अरेंजमेंट किया, जो अरेंजमेंट आपको जो बुक में दिख रहा होगा, आपकी बुक में भी आप देख सकते हैं इसको, फिगर 2.2 और फिगर 2.2 एक ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि
कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो एक रे की फॉर्म में मूव कर रहे हैं यहाँ से इस पोजीशन से, क्या होता है, इनका जो स्ट्रेट पाथ होता है वो नहीं फॉलो करते हैं, बल्कि ये एक पर्टिकुलर एंगल पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स। कब? जब इस जगह पे हमने यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसकी प्रेजेंस को डिनोट करने के लिए कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हम कंसीडर करते हैं। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके एक ब्राइट स्पॉट जनरेट होता है। ठीक है, एक ब्राइट स्पॉट जनरेट होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखिए, ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट की प्रेजेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेव है या जो कैथोड रेज है, इनका जो बिहेवियर है वो ऐसा फील होता है, ऐसा सीन होता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो ये ऐसा बिहेव करते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी लेफ़्ट साइड में मूव कर रही हो, कैथोड की तरफ मूव कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो ये बीम है वो पार्टिकल जो है वो सी पॉइंट पर हिट करते हैं। ठीक है, सी पॉइंट पर हिट करते हैं। अगर इनका जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से तो कौन सा फील्ड आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो है ये बी जो है हम मैग्नेटिक फील्ड से डिनोट करते हैं। तो अगर इनका जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इस प्रकार से हम मैनेज करें, इस प्रकार से अरेंज करें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट एक दूसरे का ख़त्म हो जाए और इलेक्ट्रॉन जो है, जो कैथोड रे है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे और बी पॉइंट पर हिट करे, बी पॉइंट पे हिट करे। तो ये सब जो काम है ये किया था आपके जे थॉम्सन ने। ठीक है, जे थॉम्सन ने। ठीक है, इसके बाद में देखिए इन्होंने क्या बताया था नेक्स्ट। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया या जो एक प्रैक्टिकल, एक प्रकार से बोल सकते हैं आप, प्रैक्टिकल किया, उसके बेस पे इन्होंने क्या कहा कि किन किन चीज़ों पर ये डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है, स्ट्रेट लाइन वाला जो पाथ है, उसमें क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड का मतलब था कितना क्वांटिटी उसके ऊपर चार्ज है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसका डिफ्लेक्शन होगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट है कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का पार्टिकल पर, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरेक्शन होगा, उनमें आपस में कुछ बातचीत होगी, वार्तालाप होगी। ठीक है, और उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इस पार्टिकल का, जो भी पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, उस पार्टिकल का जो मास है, उसका जो मास है वो जितना कम होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से वो इतना ही ज़्यादा जल्दी से अट्रैक्ट होगा और उसका उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। मीन से जितना मास कम होगा पार्टिकल का, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में और किसके ऊपर डिपेंड करता है ये डिफ्लेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, यानी आपने कितना पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई किया है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो अपने ओरिजिन पाथ से जो चल रहे थे उससे कितना रिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, थॉम्सन जो था उसने E/m की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी, थॉम्सन ने जो E/m की वैल्यू कैलकुलेट की थी, E क्या है यहाँ पर? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसका वैल्यू कितना था? 1.75 इंटू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट लिख रहा हूँ, 1.75 इंटू 10⁻11 C/kg। अब ये C क्या है? ये C है चार्ज का यूनिट। चार्ज को हम कूलॉम से रिप्रेजेंट करते हैं। C कैपिटल होगा, हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर। तो C क्या है? कूलॉम, और kg क्या है? किलोग्राम मास का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है,
तो इसकी हेल्प से हमें चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का रेशियो मिलता है, और ये कितना आता है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम। ठीक है, जहाँ पर m क्या है, me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है इलेक्ट्रॉन का, E क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम चाहें तो इसको, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए आप चाहो तो इसको माइनस भी लिख सकते हो, यहाँ पर माइनस का साइन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 2.1.3 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, कितना चार्ज है, ये सब कैसे किया गया, ये सब कैसे किया गया। तो इसमें देखिए एक साइंटिस्ट का नाम है RAM, M का मतलब यहाँ पर क्या है मिलिकन, और M का मतलब क्या है यहाँ पर मिलिकन, एक साइंटिस्ट जिन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ODE, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आपकी बुक के अंदर देखना एक बॉक्स बना हुआ है, और उसके लिए उन्होंने एक बनाया हुआ है फिगर 2.3, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए फिगर 2.3, इसको आपको देखना है। इस फिगर के अंदर कैसे इन्होंने मैनेज किया है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, और उसके बाद में जब इलेक्ट्रॉन जो है वो सस्पेंडेड कंडीशन में रहता है, उस कंडीशन में उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये सब मेथड है, और ये जो सारा प्रोसेस है ये किया गया RA मिलिकन के द्वारा। ठीक है, और RA मिलिकन ने जो है चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज का मेथड, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशंस किया, बहुत सारी कैलकुलेशंस की, और कैलकुलेशंस के बाद में जब इन्होंने चार्ज की कैलकुलेट किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उसका वैल्यू आता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर। ये किसने डिसाइड किया, किसने बताया, सबसे पहले RA मिलिकन ने। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये एट प्रेजेंट जो एक्सेप्टेड वैल्यू है उसके ऑलमोस्ट इक्वल ही है। एट प्रेजेंट जो वैल्यू है वो कितनी है, एट प्रेजेंट जो वैल्यू हम जो एक्सपेक्टेड है एक्सेप्टेड है वो है, माइनस में तो है होगा 1.6022 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब, यही वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, और इन्होंने जो कैलकुलेट की वो ये थी। तो दोनों वैल्यू जो है अपन देख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, और इसी की हेल्प से जब आपको चार्ज की वैल्यू मिल गई है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू मिल गई है, तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी कैलकुलेट किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करने के लिए हमने ये वाला डेटा यूज़ किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास है उसको कैलकुलेट करने। कैसे याद करेंगे इसको, देखिए हमें मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमें पता है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि -E/m दैट इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब, इसके इक्वल है, और इसके अपॉन में क्या है, ये इसके इक्वल है। इसकी जगह पर हम क्या कर देते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, अब इस मास को हम इधर ले जाएंगे, और ये जो वाला वैल्यू है इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसका जो आंसर है, देखिए ये माइनस और ये वाला माइनस जो है वो कैंसिल हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1.6, मास की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.75 इंटू 10⁻11, ये इसके क्या आ जाएगा, ये माइनस में है। ठीक है, 1.19 माइनस में है, तो ये ऊपर जाएगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे किलोग्राम में आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो मास है इसका यूनिट किस में आएगा, किलोग्राम में आता है। ये कूलम्ब पर किलोग्राम है ये भी। ठीक है, तो कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो जाता है इसमें। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 9.108, अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो 10.9 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻
-31 किलोग्राम। ये आंसर किसका है, ये वैल्यू किसकी है, ये हमें किसने बताया? सबसे पहले ध्यान रखना, मास जो है इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो किसी ने नहीं बताया, इसको किसने कैलकुलेट किया? कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना होता है, ये किसने बताया? ये हमें बताया इसने, RAM। रादर RM का, RA का पता नहीं क्या है, बट M का मतलब यहाँ पर मिलिकन नाम का साइंटिस्ट है, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट हमारा आता है 2.1.4। और इसके अंदर हम बात करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, कैसे हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने कैथोड रेज की बात की थी, इन द सेम एक्सपेरिमेंट एक और अरेंजमेंट था और उस अरेंजमेंट के अंदर कैनाल रेज की डिस्कवरी की गई, कैनाल रेज की डिस्कवरी की गई। और ये जो कैनाल रेज है इनके बारे में जो बताया गया, कैनाल रेज जो है उनके बारे में बताया गया, क्या बताया गया कि ये जो कैनाल्स रेज है इनके अंदर जो पार्टिकल होता है, यानी कि कैनाल रेज जिन पार्टिकल्स से बनी है, जिन पार्टिकल से बनी हुई है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्या है उनके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को ही आगे चल के नाम दिया गया प्रोटॉन। क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं कि प्रोटॉन क्या है, कैसे बना, तो इसका जो एपरेटस है वो सेम ही है जैसा हमने कैथोड रे के लिए यूज़ किया था, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम बात करेंगे डिपेंडेंस की। सबसे पहले डिपेंडेंस जो है कैनाल रेज की, हम डिपेंडेंस की बात करेंगे कि किन किन चीज़ों पर ये डिपेंड करती है। सबसे पहली बात, फर्स्ट जो पॉइंट है उसकी अगर हम बात करें तो जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? आपको अगर कैथोड रेज के बारे में याद हो तो कैथोड रेज जो है वो गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती थी, यानी कि वो डिपेंड नहीं करती थी, लेकिन ये डिपेंड करता है कौन? कैनाल रेज। तो डिपेंड्स अपॉन द नेचर, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब, प्रेजेंट इन द ग्लास ट्यूब, जिस ग्लास के अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रियल में क्या है, जो प्रोटॉन हमें मिला है वो क्या है? पॉजिटिव गैस के पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड गैस आयंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड गैस आयंस, यही हमें इसमें कैनाल रेज में मिला है, कैनाल रेज में मिला है। तो ये तो हो गया फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा जो गैस है, जिस गैस को हमने कैथोड रे ट्यूब के अंदर अप्लाई किया है, यूज़ किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका E/m रेशियो। इसका E/m रेशियो जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? द गैस प्रेजेंट इन द CRT, कैथोड रे ट्यूब, जो हमने ग्लास का ट्यूब लिया था उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो चार्ज होगा इसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा, वो कितना होगा? हमेशा मल्टीपल में होगा, हमेशा मल्टीपल में होगा। मल्टीपल में किसके? जो आपने हमेशा मल्टीपल में किसके इक्वल होगा? जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो फंडामेंटल यूनिट है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की फंडामेंटल यूनिट को हम E से डिनोट करते हैं, ठीक है। E का मतलब एक यूनिट, ठीक है। अगर मैं इसको 2E लिख देता हूँ तो इसका मतलब 2 यूनिट, ठीक है। 3E 3 यूनिट, 4E 4 यूनिट, 4 यूनिट्स, ठीक है। यानी कि कभी भी इसमें बीच वाली जो डिजिट्स होती है वो, यानी कि जो फ्रैक्शंस होती है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। इसको बोलते हैं
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप लोग जब क्लास 11th में जाएंगे तो सॉरी 12th में जब जाएंगे, या हो सकता है आप लोगों ने फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इसके बारे में, चार्ज वाले चैप्टर में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि वो एक यूनिट्स में होता है, ठीक है, और बीच की जो यूनिट्स वैल्यूज होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। लेकिन रुपीज़ के केस में तो ऐसा भी होता है कि 1.5 रुपीज़, 2.5 रुपीज़, 2.25 रुपीज़, ऐसा भी होता है। तो रुपी की जो वैल्यू है वो क्वांटाइज्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है चार्ज की जो वैल्यू है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 3.5 इलेक्ट्रॉन या 2.25 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, चार्ज जो होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट 4th पॉइंट की बात करते हैं हम कि और क्या क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कैनाल जो रेस है, मान लीजिए जो कैनाल रेस निकल रही है, उनके ऊपर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो अपने कैथोड रे के केस में क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपना स्ट्रेट पाथ जो होता है उसको छोड़ देते हैं और इधर की तरफ मूव करते हैं, इस पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ, पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ। लेकिन जब कैनाल रेस के ऊपर आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये जो कैनाल रेस जो होती है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ, जो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है उसकी तरफ मूव करती है, यानी कि इस साइड में, इस डायरेक्शन में। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर कोई पार्टिकल जिसके ऊपर पता नहीं कैसा चार्ज है अगर नेगेटिव की तरफ आ रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो नेगेटिव तो नहीं होगा वो, जिससे पार्टिकल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो पार्टिकल नेगेटिव वाली नेचर का होता तो इसकी तरफ नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने एक बार डिस्कस किया है कि नेगेटिव नेगेटिव के अंदर रिपल्शन होगा, यानी कि दूर जाएगा, दोनों नेगेटिव आपस में पास में नहीं आएंगे, दूर जाएंगे। ऐसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कंफर्म है कि अगर कोई पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये सब बातें थी जो हमने कैनाल रेस के बारे में बात की है, ठीक है, कैनाल रेस से रिलेटेड, ठीक है। अब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है, एक प्रकार से पॉजिटिव आयन वाला कोई एक स्पीसीज है, और जिससे सबसे जो सिंपलेस्ट एटम है, सिंपलेस्ट एटम जो है उसकी जब हम बात करते हैं तो उसमें नाम आता है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम ये है सिंपलेस्ट एटम। सिंपलेस्ट एटम का एग्जाम्पल कौन सा है? हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम से जो कैनाल रेस बनती है, अगर मान लीजिए आपने कैथोड जो ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल की है, तो उसमें जो बनने वाले जो कैनाल रेस होगी उनके अंदर जो आयन बनता है उसको हम डिनोट करते हैं H+ आयन से। किससे डिनोट करते हैं? H+ आयन से। और इस H+ को ही नाम दिया गया प्रोटॉन। क्या नाम दिया गया इसको? प्रोटॉन, ठीक है। ध्यान रखना, प्रोटीन अलग होता है, प्रोटॉन अलग होता है। बहुत सी बार में क्या होता है, कन्फ्यूजन रहता है कि ये प्रोटीन और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस है। तो प्रोटीन जो होता है वो बायो में यूज़ करते हैं हम लोग। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में हम लोग कुछ उसको खाते भी हैं, उसका एडिबल सिग्निफिकेंस भी होता है, इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो सब कब हुई? अच्छा, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट नाम आता है, एक साइंटिस्ट का नाम प्रोटॉन से रिलेटेड जो आपकी सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, उसका नाम है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ये एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जिनका नाम प्रोटॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड है, ठीक है। पूरा नाम क्या है वो मुझे याद नहीं है, बट गोल्डस्टीन आपको ज़रूर याद रखना है कि गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट है जो क्या नाम है इसका? गोल्डस्टीन क्या है? एक साइंटिस्ट है जो कि प्रोटॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं इसी में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन की भी बात करते हैं। देखिए न्यूट्रॉन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? न्यूट्रॉन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जब ये इनकी डिस्कशन चल रही थी प्रोटॉन, देखिए अब तक दो पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और
प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी। जब किसी पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया, जब किसी पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया तो क्या फाइंड आउट किया गया कि उसका जो मास है वो इसके मास से और इसके मास से, इनके दोनों के एडिशन से भी ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है कि इसका मतलब ये हो गया कि एटम के अंदर कोई एक और ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन का जैसा नेगेटिव चार्ज, ना प्रोटॉन के जैसा पॉजिटिव चार्ज। तो वो जो एटम, वो जो पार्टिकल है उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया गया इसको? न्यूट्रॉन नाम दिया गया। और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है उसके लिए आपको जो साइंटिस्ट है उसका जो नाम याद रखना है वो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ये एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद में आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है और उस टेबल के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, गिवन है। तो वो जो टेबल है वो देख सकते हो आप, और इस टेबल को आपको लर्न करना है, अच्छे से याद रखना है। जब तक आप केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये टेबल आपके लाइफ टाइम काम आएगी। ठीक है, इस टेबल के अंदर वैल्यूज जो है आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना, एक तो ये वैल्यू गिवन है इस टेबल में। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, ग्राम में, किलोग्राम में, और यूनिफाइड मास में, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। नहीं आता है तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, रटना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है जो इस टेबल में गिवन है, तो इनको अच्छे से याद कीजिए, लर्न कीजिए। प्रिपेयर दीज वैल्यूज़ बाय हार्ट। कोशिश यही कीजिए कि इनको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम यूज़ करना है। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ safe and bye bye.